अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर भी हमारा बहुत अहम है, फिजिक्स में बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड पढ़ते हैं तो फिर इसकी साथ साथ एग्जांपल्स भी देखेंगे। बेसिकली हमने एक ऑपरेटर पढ़ा, डेल ऑपरेटर। हमने पढ़ा कि डेल ऑपरेटर जब किसी आप फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो वो ऑपरेट होता है। अगर वो किसी स्केलर फील्ड पे हम अप्लाई करें और वो एक खास डायरेक्शन में चेंज हो रही हो तो हम उसे नाम कल दिया था ग्रेडियंट। कि भाई स्केलर फील्ड में खास सेंट में सबसे ज्यादा बदलाव आता है तो डेट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। बट आज हमने क्या पढ़ना है, डाइवर्जेंस। और वो ऑफ अ वेक्टर फील्ड। क्या मतलब कि वो जो डेल ऑपरेटर है आज एक वेक्टर फील्ड पे अप्लाई करने वाले हैं और उसके नतीजे में भी एक स्केलर फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। मतलब क्या है कि जब मैं ऑपरेटर लगाऊंगा वेक्टर फील्ड के ऊपर, जवाब मेरा स्केलर में आ जाएगा, स्केलर फील्ड में आ जाएगा। अच्छा, अब क्या है जनाब, असल में ये टर्म जो डाइवर्जेंस है ये क्या बताती है? ये कहती है कि जो वेक्टर फील्ड में चेंज आ रही है उसके मैग्नीट्यूड में, उसके किसी एक पॉइंट के इर्द गिर्द के लिहाज से, यानी एक पॉइंट को आप स्टैंडर्ड कह लेते हो जिस पे आप फोकस करते हो, उसके इर्द गिर्द जो उस वेक्टर फील्ड का मैग्नीट्यूड बदल रहा होगा, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। तो अब आपको समझ आ रही होगी कि डाइवर्जेंस से हमने क्या मुराद लेनी है या डाइवर्जेंस से हमें एक तरह से क्या सेंस होगी। तो इसमें जो यानी डाइवर्ज का लफ्ज है ना, ये थोड़ा सा मिसकंफ्यूज करता है। तो हमने असल देखना है कि मुद्दा क्या है। हमने वेक्टर फील्ड में बदलाव देखना है और बदलाव भी सिर्फ किस में देखना है, मैग्नीट्यूड में देखना है। तो अब जाहिर है मैग्नीट्यूड सिर्फ अंडर कंसिडरेशन है, तो जवाब हमारे पास सिर्फ स्केलर में आएगा क्योंकि हम बताएंगे मैग्नीट्यूड इतना बदला, यानी कि आप एक स्केलर क्वांटिटी बताने वाले हो कि भाई ये इस चीज में इतना बदलाव आया। अच्छा, अब हम इससे एक और मतलब भी लेते हैं कि जो वेक्टर्स हैं ये जब स्प्रेड आउट यानी फैलना, इसलिए इसका नाम डाइवर्ज रखा गया। तो वो जो स्प्रेड हो रहा है वो मैग्नीट्यूड वाइज हो रहा है। चले मैं आपको एक मिसाल, केस नंबर 1 देखते हैं। हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है और वेक्टर फील्ड आप इस फिक्स से समझे तो आपको नजर आ रहा है, यानी जो हर पॉइंट पे वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उस चीज को हम वेक्टर फील्ड कह देते हैं। अगर आप इन तमाम वेक्टर्स को देखें जो इस फील्ड के अंदर हैं, आपको किसी का मैग्नीट्यूड चेंज होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, सबको सब एक जैसे हैं, तो मैं कहूंगा जीरो डाइवर्जेंस। क्योंकि मुझे तो किसी, आप कोई भी पॉइंट ले लो, ओरिजिन ले लो, ओरिजिन के इर्द गिर्द जितने वेक्टर हैं क्या आपको सारे के सारे एक जैसे लेंथ वाले नहीं दिख रहे? इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आया। तो हम कहेंगे कि ये तो एक तरह से कांस्टेंट फील्ड हो गई। तो आपके पास जिस फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तो ये जीरो डाइवर्जेंस हम इसे डिक्लेयर कर देंगे। अब जरा केस नंबर 2 देखें। अब आप देखो कि यहाँ पे आपको एक फील्ड दिखाई दी जा रही है, रेड कलर का मैंने ओरिजिन डॉट के तौर पे ले लिया है। आपको एरोस बाहर की जाने बातें दिखाई दे रहे हैं, मगर जब आप उस रेडियस जो जो डॉट आपने लगाया उसके गिर्द एक रेडियस सा बना के देखें, तो आपको उन वेक्टर्स की लेंथ बड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। आपको ऐसे लग रहा है जैसे वो फैल रहे हैं। तो दैट इज द पॉइंट कि हमने उनके लेंथ में देखा कि चेंज आ रही है। तो हम बोलेंगे कि हमारी फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो असल मुद्दा क्या पता चला कि जो हमारे पास ग्राफ में लेंथ थी जो हमने इस प्लॉट में की, दैट इज प्रोपोर्शनल किस चीज के मसावी है, द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, यानी फील्ड की ताकत के, फील्ड की क्षमता के, कितनी फील्ड स्ट्रांग हो रही है उस पॉइंट के नेबरहुड में। तो जनाबे वाला, इसका मतलब अब आपके जहन में कंसेप्ट बन रहा है कि अगर फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो हम उसे उसके वेक्टर्स की लेंथ को इंक्रीज कर देंगे, दैट इज रिप्रेजेंटिंग कि भाई फील्ड में चेंज आया है। अब वो कितना चेंज आया है ये हमारा असल मुद्दा है, जिसे हम देखेंगे किसके जरिए, डाइवर्जेंस के जरिए। ओके, तो अब आपका बेसिक सा कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा कि हम किस जानिब बढ़ना चाह रहे हैं। चलें एक और मिसाल इसी चीज को समझाने के लिए ले लेते हैं। लेट्स से मेरे पास एक पाइप है जिसके अंदर पानी का बहाव है। अब आपने उसके साथ छोटे छोटे पाइप और जोड़ दिए।
क्या हुआ जी, अब जब हम छोटे पाइप से भी पानी ऐड करें उसके अंदर, जब आप पानी को ऐड करेंगे तो क्या मेरे मेन पाइप के अंदर बहाव ज्यादा नहीं हो जाएगा? पानी ज्यादा तेजी से फ्लो करेगा या मिकदार मैस फ्लो का रेट बढ़ जाएगा? यानी कि आपके पास पर सेकंड जितना मैस जा रहा था उससे ज्यादा जाना शुरू हो गया। तो आपने देखा मैंने एरोस को बड़ा करता गया। ये एरोस की बड़े होने का मतलब मेरा फ्लो रेट, यानी जो मेरे मैथ्स का फ्लो था वो बढ़ गया है। अच्छा, अब लेट्स एक और केस समझते हैं कि अगर कहीं लीकेज हो जाती, तो अब इस मेन पाइप में से पानी कम होना शुरू हो जाना था, तो क्या फ्लो रेट डिक्रीज नहीं हो जाना था? यानी एरोस का साइज बढ़ना नहीं था, क्या हो जाना शुरू हो जाना था? कम होना शुरू हो जाना था। ठीक होगी बात। तो इसका मतलब असल बात फिर क्या है? तो हमने देखा चेंज इन फ्लो रेट क्या है। तो आपके पास पाइप में से जो फ्लो रेट में बदलाव आ रहा है, अब चाहे वो बढ़े चाहे वो कम हो, हमें इससे गर्ज नहीं है। हमें तो चेंज देखना है कि भाई मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आया, तो दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। तो अब आपको एक डेली लाइफ की एग्जांपल भी यानी एक तरह से समझ आ रही है, तो ठीक होगी बात। यानी हमने मैग्नीट्यूड का सिर्फ चेंज देखना है, तो जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होगी, तो इसके पास कोई डायरेक्शन हम डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, अब जैसे आप इस फिगर में देखें कि अगर आपका इनिशियल फ्लो जो था वो कम था, फाइनल फ्लो ज्यादा था, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं जहां पे मेरा कर्सर है, तो आप कहेंगे डाइवर्जेंस पॉजिटिव है। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो हो गया क्योंकि बदलाव बड़ा है, यानी मैग्नीट्यूड बड़ा है। अच्छा, अगर आपके पास जो फ्लो रेट आ रहा था सेम वही चले, इनिशियल भी फ्लो उतना है, फाइनल भी फ्लो उतना है, तो हम बोलेंगे डाइवर्जेंस क्या है? जीरो है। अच्छा, अगर इनिशियल फ्लो रेट ज्यादा था और बाद का फ्लो रेट कम हो गया, तो तब हम डाइवर्जेंस को क्या बोलेंगे? नेगेटिव थी। तो ये मैंने आपको एक कॉमन एग्जांपल, डेली लाइफ की एग्जांपल से मैंने समझाया कि डाइवर्जेंस को हम किस तरीके से अपने माइंड में लेंगे। ठीक होगी बात। तो अब आगे चलते हैं। अब जनाब हमारे पास फिजिकल मीनिंग हम क्या लेंगे कि भाई फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वेक्टर फील्ड की। तो अगर कोई आपसे पूछे कि वेक्टर फील्ड की डाइवर्जेंस क्या देती है, तो आपने कहना है नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम में नेट फ्लक्स कितना है। अब फ्लक्स तो आप सब जानते हैं, लाइंस की तादाद, यानी यूनिट वॉल्यूम्स में नेट लाइंस की तादाद कितनी है। अच्छा, अब अगर इसी जो मैंने ऊपर ये डेफिनेशन आपको बताई कि अगर कोई कहे वेक्टर फील्ड की डाइवर्जेंस कैसे किस क्या देगी आपको, तो आप कहेंगे नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये एक तरह से डेफिनेशन बन रही है अब आपके पास। तो अगर मैं फुल्ली डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन जिसे कहते हैं वो बनाऊं, तो वो आप कैसे कहेंगे? तो आप कहेंगे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड इज द टोटल नॉर्मल फ्लक्स। नॉर्मल का मतलब क्यों? क्योंकि वो जो सतह मैं लूंगा उसके साथ वो परपेंडिकुलर हो, पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपको समझ आ रही है? टोटल नॉर्मल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम कहां से? थ्रू अ क्लोज सरफेस ड्रॉन अराउंड अ पॉइंट सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द enclosed वॉल्यूम टेंड टू जीरो। यानी हमारे पास अब दो शर्तें आ गई। क्या बात जनाब, कि हमने नॉर्मल फ्लक्स देखना है पर यूनिट वॉल्यूम, और वो जिस पॉइंट के गिर्द मैं ये देख रहा हूं ना, उसके गिर्द मुझे एक सरफेस, क्लोज सरफेस ड्रॉन करनी है, इस कंडीशन के तहत कि उसका वॉल्यूम इंतहाई इंतहाई क्या हो? कम हो। तो अब आपके पास सादा सादा लफ्जों में अगर हम बात करें कि आप एक यूनिट वॉल्यूम ले रहे हो, कि आप वॉल्यूम की मिकदार कम करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, उस वॉल्यूम में से, यूनिट वॉल्यूम में से जो टोटल फ्लक्स बनने वाला है, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। अच्छा, अब इसमें कुछ आपने ये हम पानी के या हाइड्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम्स के अंदर ये बातें काफी ज्यादा डिस्कस करेंगे। हमारे अमूमन न्यूमेरिकल्स भी उसी के साथ डील करेंगे। अच्छा, अब हम फिजिक्स की लैंग्वेज में कहेंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ अ यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर फील्ड। यानी आप देखेंगे वेलोसिटी पोजीशन पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर फील्ड। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या लेना है कि आपने कहना है नेट आउटवर्ड फ्लो टू द पॉइंट, यानी वो जो मैंने यूनिट वॉल्यूम लिया है उसमें से नेट फ्लो बाहर की जानिब है। इसका मतलब फ्लूइड हमारा क्या कर रहा है? एक्सपैंड कर रहा है। इसका ना डेंसिटी कम होती जाएगी। डेंसिटी कम होने का मतलब कि जब वो एक्सपैंड कर रहा है तो उसके पास उस यूनिट वॉल्यूम उसकी जगह कम, आपके पास उसकी मिकदार कम होती जाएगी, वो फैल रहा है। तो हम ऐसी जगह पे, ऐसे जब फ्लूइड एक्सपैंड कर रहा हो या जब हमारा फ्लूइड
आउटवर्ड डायरेक्शन में हो, तो हम उसे क्या समझेंगे कि ये कैसा पॉइंट है? सोर्स पॉइंट है। क्या मतलब कि आप एक जगह देखेंगे कि एक जगह कोई पॉइंट आपने कंसीडर किया और आपको फ्लक्स उसमें से आउटवर्ड जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो दैट इज सोर्स पॉइंट। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया, ये बहुत की पॉइंट है। इन फ्यूचर हम इस सोर्स पॉइंट को देख के तय कर लिया करेंगे आइदर डाइवर्जेंस पॉजिटिव लेनी है हमने। तो बात समझ आई आपको? तो आपके पास अब सोर्स पॉइंट क्या आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक ऐसा पॉइंट जो हमने लिया उससे नेट फ्लो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, उस पॉइंट से। तो हमें लगेगा फ्लूइड उस पॉइंट से एक्सपैंड कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट केस में चलते हैं। अगर डाइवर्जेंस मैं नेगेटिव करता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि नेट फ्लो आर इनवर्ड टू द पॉइंट, कि जो पॉइंट मेरा अंडर कंसिडरेशन है, नेट फ्लो उसकी जानिब जा रहा है। तो इसका मतलब आपका फ्लूइड जो है वो उस जानिब आता जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो आपके पास, तो इसलिए हम इस पॉइंट को क्या नाम देंगे? सिंक पॉइंट। हमें लगेगा कि फ्लूइड इज कॉन्ट्रैक्टिंग, हमें लगेगा कि उसकी डेंसिटी में क्या होता जा रहा है? इजाफा होता जा रहा है। तो अब आपको समझ आ रही होगी कि डाइवर्जेंस पॉजिटिव किस सेंस में होगी, फ्लक्स की लैंग्वेज में। जब हम बोलेंगे कि उस पॉइंट से फ्लक्स आउटवर्ड डायरेक्शन में है, दैट इज डाइवर्जेंस पॉजिटिव, सोर्स पॉइंट कहलाएगा। अगर नेट फ्लो इनवर्ड है, तो हम बोलेंगे कि डाइवर्जेंस नेगेटिव है वेक्टर फील्ड की। तो इसे सिंक पॉइंट का नाम देंगे। अच्छा, अगर डाइवर्जेंस जीरो है, क्या मतलब कि कोई फ्लो जा ही नहीं रहा, कोई फ्लूइड हमारी सरफेस से क्रॉस नहीं है, तो आपके पास इसका मतलब फ्लूइड ना हमारा एक्सपैंड कर रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल है। तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी में चेंज नहीं आ रहा, नो चेंज इन डेंसिटी। तो अब कोई वेक्टर फील्ड जिसकी जीरो डाइवर्जेंस हो, उसे हम सोलिनॉइडल बोल देते हैं। तो आपके पास ये भी एक बड़ा अहम की पॉइंट है। तो अक्सर लफ्ज आएगा कि वेक्टर फील्ड सोलिनॉइडल है, तो आपके जहन में क्या आना चाहिए? जीरो डाइवर्जेंस। चलिए मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। सूरज से आने वाली जो हमारे पास एनर्जी है, अब आपके पास लेट से हम कह लेते हैं उसकी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी। तो आपके पास अब क्या है? वो मेरी जमीन को आके हिट करता है। अब जितनी एनर्जी आके मेरी जमीन को हिट कर रही, लेट से वो फ्लक्स आ रहा है, तो वो मेरी जमीन से हिट करके वापस जा रहा है। अगर अगर जितना फ्लक्स आया उतना ही वापस चला जाए, तो इसका मतलब जब आप काउंट करोगे वेक्टोरियल फॉर्म में, तो क्या आपको लगेगा कोई भी फ्लो नहीं है? तो आप बोलोगे कि इसमें डाइवर्जेंस कितनी है? जीरो है। तो आपके पास हम ऐसे जीरो डाइवर्जेंस वाली वेक्टर फील्ड को क्या नाम दिया? सोलिनॉइडल का नाम दिया। तो ये बात भी अब आपको समझ आ गई होगी, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड आ गई। ठीक होगी बात। अब हम इसको जरा मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड को मैथमेटिकली कैसे देखेंगे। जैसे मैंने कहा डेल ऑपरेटर है हमारे पास, तो आपने इस डेल डॉट ए, तो ये जो आपके पास वेक्टर फील्ड पे लगेगा, जाहिर सी बात है, तो जवाब आएगा स्केलर, यानी वेक्टर पॉइंट फंक्शन पे लगाएंगे और स्केलर के तौर पे आएगा हमारे पास। तो डेल डॉट ए है हमारे पास, डाइवर्जेंस ऑफ ए कहलाएगा, डिव ए कहलाएगा। चूंकि डॉट प्रोडक्ट है, तो हम कहेंगे कि जवाब हमारे पास स्केलर क्वांटिटी में आएगा। लेट्स एक वेक्टर फील्ड लेते हैं ए। अगर मैं div a कहता हूं, तो आप जानते हैं वेक्टर फंक्शन है, तो आपके पास वो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के वन आएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा div a का? पार्शियल ए एक्स ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ए वाई ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ई जी ओवर पार्शियल जी। अब इस चीज को एक और एग्जांपल, लेट्स से हमारे पास फोर्स एक वेक्टर फील्ड है, तो आपके पास आपने इसे डेल डॉट एफ लिया, तो आपने डॉट प्रोडक्ट कंसीडर किया, तो आई डॉट आई वन, ए डॉट जे वन, के वन, तो ये चीज आपके पास आ गई। डेल्टा डॉट एफ बराबर आ जाएगा पार्शियल एफ वन ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल एफ टू ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल एफ थ्री ओवर पार्शियल जी। ठीक होगी बात। अब एक चीज और देख लेते हैं कि लेते हैं पोजीशन वेक्टर को कंसीडर करते हैं, लेट से ओरिजिन के लिहाज से। तो आप कहोगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, तो देन आप डेल डॉट और लोगे, सेम पैटर्न पे आप डॉट प्रोडक्ट कंसीडर करोगे, तो डाइवर्जेंस आपके पास थ्री आ जाएगी इस केस में। ठीक होगी बात। तो ये आपने इस तरीके से मैथमेटिकली इस चीज को अंडरस्टैंड किया डाइवर्जेंस के अप्लाई करने को।
अच्छा, अब इसकी कोई वेक्टर आइडेंटिटीज़ हैं, हमारे पास डेल डॉट एफ वेक्टर फील्ड बराबर नहीं होती एफ फील्ड डॉट डेल के, ठीक है? इसको आप प्रूफ कर सकते हैं, डेल डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अब आपने दोनों पे अलग-अलग आपने डाइवर्जेंस अप्लाई कर देनी है, दोनों वेक्टर फील्ड्स पे अलग-अलग। यानी अगर 2 वेक्टर फील्ड्स ऐड हो रही थी, तब मुझसे उनकी डाइवर्जेंस पूछी जाए, तो मैं दोनों फील्ड्स वेक्टर फील्ड्स पे अलग-अलग डाइवर्जेंस अप्लाई करूँगा, फिर उनको ऐड कर दूँगा। फिर थर्ड केस में कि अगर आपके पास डाइवर्जेंस पूछी जाए किसी ग्रेडियंट की, तो दैट इज़ इक्वल टू डेल स्क्वायर फाइ। ये हमारे पास हैंड पे आएगा टॉपिक लैप्लासियन, हम इसे देखेंगे, तो ये वहाँ पे हम इसे डिटेल में देख लेंगे। ओके, डेल डॉट फाइ ए वेक्टर फील्ड, इसका मतलब एक स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपसे उसकी डाइवर्जेंस पूछी जा रही है, तो हम इस पे एक तरह से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहले स्केलर फील्ड का डेल के साथ ऑपरेट करेंगे, जो उसका जवाब आएगा दैट इज डॉट विद ए वेक्टर, देन फाइ स्केलर फील्ड को बाहर रख लेंगे और डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ले लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको, कुछ वेक्टर आइडेंटिटीज होती हैं, इनको सबको प्रूफ भी किया जा सकता है। ओके, अब जनाब हम इसको अप्लाई करते हैं, एक एप्लीकेशन देखते हैं डाइवर्जेंस और वेक्टर फील्ड की। एप्लीकेशन का नाम क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ द फ्लक्स ऑफ अ लिक्विड। तो जनाब हम समझते हैं कि v यानी वेलोसिटी एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, और ये जैसे मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है एट गिवन इंस्टेंट p है, इनसाइड हम देखते हैं एक पैरेललोपाइड के। तो मैं उसको एक फिग के तौर पे थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हमने अभी अभी चूंकि डाइवर्जेंस का मैथमेटिकल टूल देखा है, तो डाइवर्जेंस को हमने कैसे डेल डॉट वी, आपने डेल की वैल्यू भी डाल दी, डॉट वी ले लिया, तो आप इसको आपस में सॉल्व कर सकते हैं, इनसाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल वी वाई ओवर पार्शियल वाई एंड पार्शियल वी जी ओवर पार्शियल जी के तौर पे लिख सकते हैं। ओके, अब जनाब जरा समझते हैं कि हम कहते हैं कि वेलोसिटी चूंकि एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, देन आपके पास एक वॉल्यूम देखें, आप dx भी देख रहे हैं, dy भी देख रहे हैं, dz भी देख रहे हैं, और अल्टीमेटली dx किसके पैरेलल है? x के पैरेलल है। dy किसके पैरेलल है? y के पैरेलल है। dz किसके पैरेलल है? z एक्सिस के पैरेलल है। ओके, अब आपने दरमियान में, मिडल में, आपने एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन ले लिया, जैसे यहाँ पे p पॉइंट है, तो आपके पास इसके जो x एक्सिस पे इसके वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा दैट इज vxi, y पे जो होगा vyj, और z पे जो होगा वो vzk के तौर पे हम ले सकते हैं। ठीक होगी बात? अच्छा, अब क्या है जनाब, अब अगर हम इसको देखें, स्ट्रेंथ की जरा नोट करें, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जरा गौर करें इस चीज के। Vx जो है वो वैल्यू कहाँ पे है? एक्स एक्सिस के सेंटर पे, यानी इस बॉक्स के सेंटर पे जो x कंपोनेंट है दैट इज Vx। अगर आप पार्शियल Vx ओवर x करेंगे, जब आप x एक्सिस पे चलेंगे, तो उस वेक्टर फंक्शन में जो चेंज आएगा, रेट ऑफ चेंज होगा, उसे मैं किससे जाहिर करूंगा? पार्शियल Vx ओवर पार्शियल x। ये उस केस में जब मैं एक्स एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा हूं। ओके, अगर मैं लेफ्ट साइड पे जाता हूं, तो क्या वो मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस की जानिब जाऊंगा? तो वो जो डिस्टेंस मैं कंसीडर करूंगा नेगेटिव, यानी इस सेंटर से यहां तक अगर डी एक्स है टोटल लंबाई, तो सेंटर से यहां तक का फासला कितना हो जाएगा? माइन वन डी एक्स, हाफ डी एक्स हो जाएगा। नेगेटिव क्यों लगा? क्योंकि मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस की जानिब जा रहा हूं। दोबारा से देखो, हमने क्या देखा कि Vx आपके पास वेलोसिटी का x कंपोनेंट है जो मिडल ऑफ द एलिमेंट है। फिर आपने क्या कहा कि जब आप x एक्सिस पे चलोगे, तो आपके पास जो रेट ऑफ चेंज आएगा वो आप किससे नोट करोगे? पार्शियल Vx ओवर पार्शियल x से। अब मैंने डिस्टेंस देखना है, तो सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस, तो टोटल dx था हाफ, फिर कितना हो जाएगा? dx/2। साथ में नेगेटिव क्यों लगा? क्योंकि आपके पास वो नेगेटिव x एक्सिस की जानिब जा रहा है। ओके, देन आपके पास टोटल चेंज कैसे निकालेंगे? आप डिस्टेंस को रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आ जाएगा -1/2 पार्शियल Vx ओवर पार्शियल x इंटू dx के तौर पे आ जाएगा। तो जनाब ये वो वैल्यू थी जितना चेंज आया। अब असल में तो Vx था, तो मैं टोटल चेंज कैसे वैल्यू कैसे निकालूंगा? तो Vx में से ये वाली वैल्यू क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो Vx -1/2 पार्शियल Vx ओवर पार्शियल x dx। तो आपके पास
हम इस सारे को इंतहाई छोटा कर लेंगे ताकि आपके पास ये सेंटर में लिया है ताकि आपके पास वॉल्यूम इंतहाई इंतहाई छोटा होगा ताकि वो सेंटर की वैल्यू ही टोटल वैल्यू मानी जाए एक तरह से। अच्छा, तो आपके पास या आप अगर राइट हैंड पे आते हैं, तो जब आप एक्स कंपोनेंट राइट हैंड पे आएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है, अब आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे वही dx/2 आएगा, रेट भी वही होगा, ये पॉजिटिव फैक्टर हो जाएगा। तो आप लिखेंगे Vx प्लस 1/2 पार्शियल Vx ओवर पार्शियल x इंटू dx। तो आपके पास अब ये आपकी राइट हैंड साइड वाली चेंज आ गई। तो अब अगर नेट पूछा जाए, तो फ्लक्स कैसे निकालते हैं? तो फ्लक्स तो आपने निकाला कि भई टोटल फील्ड की वैल्यू इनटू एरिया। फ्लक्स का फार्मूला याद है ना आपको कि आप एरिया के साथ उसकी जो फील्ड की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आपके पास इनकमिंग फ्लक्स की बात करें, तो आप देख रहे हो लाइनें इधर से आ रही हैं, तो आपके पास जो लेफ्ट वाला फेस है दैट इज इनकमिंग के लिए, और जो आपके राइट वाला फेस है दैट इज फॉर आउटगोइंग के लिए। तो सिंक और आपको सोर्स का कंसेप्ट अब समझ आएगा। तो अब आप देखो ज़रा कि जनाब इनकमिंग फ्लक्स था, तो आपने उस फील्ड की वैल्यू प्लस इनटू एरिया डाल दिया डी वाई डी जेड, क्योंकि आप डी वाई डी जेड एरिया में है। देन आपके पास जो फ्लक्स लीव कर रहा है वो क्या आ जाएगा, देन वो आपके पास उसका देखो, तो फील्ड की वैल्यू इनटू आपके पास एरिया आ गया। अब आप जरा देखो नेट फ्लक्स कैसे निकलेगा। नेट फ्लक्स में देखो आपने क्या लिखा, जो लीविंग था तो आपने उसे रखा, माइनस आपने जो इन सिंक की आ रहा था उसको आपने लिया, तो दोनों का आपने डिफरेंस ले लिया, नेट ले लिया, दोनों फ्लक्स का डिफरेंस नोट किया। तो आप इस सारे को सॉल्व करते तो पार्शियल वी एक्स ओवर पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड आ जाता। ओके, अब जनाब आपके पास इसी तरीके से हम सारे फेसेस को डिस्कस कर सकते हैं, जो वाइज डायरेक्शन में भी होंगे, जो जी डायरेक्शन में भी होंगे, उन सब की वैल्यूज भी इसी तरह नेट फ्लक्स की निकाली जा सकती हैं। अब अगर टोटल नेट फ्लक्स देखना हो, तो सारी साइडों को मिला के आप एड अप कर दोगे, तो आप इसमें से पार्शियल वी एक्स और पार्शियल एक्स, पार्शियल वी वाई, पार्शियल वाई, तो ये सारी तो वेलोसिटी एक तरह से आ गया, वेक्टर फील्ड, टोटल वेक्टर फील्ड आ गई आपके पास। तो ये चीज आपके देखो वॉल्यूम बन रहा है। तो अब आपने क्या कहा, अमाउंट जस्ट ऑफ वेक्टर। जैसे आप यहाँ पे देखो, तो आपने जो नेट फ्लो निकाला पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये सारा dx dy dz इससे कट जाएगा, तो बाकी बच गया आपके पास पार्शियल vx ओवर पार्शियल x, पार्शियल v पार्शियल y, पार्शियल vz ओवर पार्शियल z। ये चीज तो आपके पास डाइवर्जेंस v है, डेल डॉट v है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड है, वो आपको किससे पता चली, आपके पास फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम जो था, फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये डेफिनेशन याद रखने वाली है। फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम जो आया वो डाइवर्जेंस v के बराबर आया। तो इन फ्यूचर तो आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है कि डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड हमें क्या देता है, फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम देता है। या फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर होता है, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड के बराबर होता है। तो ये चीज हमने यहां से समझी। अब एक लाइन इंटीग्रल का मुद्दा है वो देख लेते हैं। अब जैसे आप एक वेक्टर फील्ड देख रहे हैं जो लम्हा ब लम्हा क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाई जा रही है। आप एक पॉइंट ए से चले, चलते चलते बी पे चले गए, आपने अब क्या कहा गया, जैसे आपको दिखाया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन के लिहाज से वेरी करती जा रही है, डायरेक्शन उसकी चेंज होती जा रही है। तो आप अब ओवरऑल ए से बी तक अगर कोई मुझसे मांगे कि भई आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को पोजीशन ऑफ का है, तो अब मुझे इसकी टोटल वैल्यू ए से बी तक बताओ। अब मैं क्या करूँगा, इस लाइन सेगमेंट के पैच कर लूँगा। आप पहले पैच को डेल्टा L1 डेल्टा सेलेक्ट करके हम उसकी वैल्यू लेंगे। जैसे आप कहेंगे E1 डॉट डेल्टा L1, E1 पहले पैच में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी, E2 डेल्टा L2 सेकंड पैच की, वो मैं पैच इतना छोटा रखूंगा कि ऑलमोस्ट वो सीधा स्ट्रेट रहे, लाइन इंटीग्रल का कंसेप्ट आ जाएगा। तो आपके पास लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड हमें क्या देगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड से हम क्या लेंगे कि सम है, सम
किसका सम? सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स का। तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट का जो सम होगा, तो आपके पास वो उससे डिफाइन होगा। अच्छा, अब जनाब हम जैसे इन सारे पैचेस को ए से बी तक वैल्यू निकाल लेंगे, सारों को सम कर लेंगे, समेशन डाल देंगे, तो इसका मतलब पूरे लाइन इंटीग्रल की वैल्यू मेरे पास आ गई। आपने देखा फील्ड लम्हा ब लम्हा क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी। तो मैंने पूरी लेंथ ए टू बी पॉइंट तक मैंने डॉट प्रोडक्ट लेके मैंने उस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू ले ली। अब वो लाइन इंटीग्रल मुझे एक तरह से, अब मैंने उस कैसे ली? डॉट प्रोडक्ट लगाया और मैंने कंडीशन क्या रखी? मैंने कंडीशन रखी कि लेंथ जो सेगमेंट है वो इंतहाई इंतहाई क्या हो? छोटा हो। यानी आपके पास फील्ड के वेरी होने के चांसेस कम हो जाए इन दैट लेंथ इन सेगमेंट में। तो आप डॉट प्रोडक्ट लाइन इंटीग्रल लेते जाओगे, तो इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। आप 0 से इंफिनिटी तक की भी लाइन को इस तरीके से लाइन इंटीग्रल को वैल्यू मेजर कर सकते हो। मगर अगर क्लोज पाथ होता, तो आपके पास ई डॉट डेल डेल बराबर आ जाता 0 के। तो ऐसी फील्ड जिसमें एक क्लोज पाथ के लिए डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, दैट इज कॉल्ड लैमिलर वेक्टर फील्ड। अगर आप, चूंकि आपने पहले इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पढ़ा हुआ है, तो जब हम वापस लेट से ए से वापस ए पे आ जाते, तो एक क्लोज पाथ बनता, तो पोटेंशियल तो वही रहता। यानी जिस पोटेंशियल से गया था मैं वापस उसी पोटेंशियल पे आ जाता। तो आपके पास इसलिए वो क्लोज पाथ में आपके पास ई डॉट डेल एल इक्वल टू किसके आ जाएगा? 0। बहुत सारी फील्ड होती हैं जिनमें ये 0 नहीं होता। दैट इज कॉल्ड नॉन लैमिलर वेक्टर फील्ड। मतलब जैसे मैग्नेटिक फील्ड ले लो, आपने बी डॉट डी एल पढ़ा हुआ है, वो बराबर आता है म्यू नॉट आई के। इसका मतलब जरूरी नहीं कि हर क्लोज पाथ में लाइन इंटीग्रल 0 आए, मगर जिन वेक्टर फील्ड्स का ये डॉट लाइन इंटीग्रल 0 आएगा क्लोज पाथ में, दैट इज कॉल्ड लैमिलर वेक्टर फील्ड। तो अगर कोई आपसे पूछे कि लैमिलर वेक्टर फील्ड क्या होती है, तो आपने कहना है वो वाली वेक्टर फील्ड जिनका क्लोज पाथ में लाइन इंटीग्रल क्या आ जाए? 0 आ जाए। और अगर 0 नहीं आता, दैट इज कॉल्ड नॉन लैमिलर वेक्टर फील्ड। तो जनाब, अब आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम डाइवर्जेंस को लेके चल रहे हैं। एक इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर फील्ड है और मुझसे उसकी डाइवर्जेंस मांगी जा रही है एट अ सर्टेन पॉइंट 1 -1 और 1 पे। यानी इस वेक्टर फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना चेंज हो रहा है इस पोजीशन पे, ये सवाल का फिजिकल मतलब है। तो आपने डॉट प्रोडक्ट लेनी है, आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन से आप इसे सॉल्व करेंगे। तो आप आई वाले फैक्टर को पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स पे ले जाओगे, जे वाले फैक्टर को पार्शियल ओवर पार्शियल वाई के साथ लिख दोगे, के वाले को पार्शियल ओवर पार्शियल जी के साथ लिख दोगे। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब इस आंसर पे हम ये पॉइंट वैल्यूज डाल देंगे, तो आपके पास -3 आ जाएगा। अब नेगेटिव समझ रहे हैं ना? वो डाइवर्जेंस नेगेटिव कब थी? जब आपके पास सिंक था, यानी इनवर्ड था। तो अब आप समझ रहे हैं कि आपके पास डाइवर्जेंस को कैसे, डाइवर्जेंस के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, काफी वैरायटी थी। हमने इसमें सबसे पहले डाइवर्जेंस को समझा, फिर हमने डाइवर्जेंस की फिजिकल डेली लाइफ की एक एग्जांपल देखी, फिर हमने उसको फिजिक्स में फिजिकल मीनिंग देखे, फिर हमने उसकी एक एप्लीकेशन देखी। उससे हमने साबित किया कि जो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड है वो इक्विवेलेंट होती है किसके? नेट वॉल्यूम पर यूनिट, नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होती है। फिर हमने देखा लाइन इंटीग्रल किसी भी वेक्टर फील्ड का आप ले सकते हो। अगर वो फील्ड वेरी कर रही है, आप पैचेस बनाओगे, एट द एंड सारे फील्ड को जमा कर दोगे, इंटीग्रल ले लोगे, तो पूरे लाइन इंटीग्रल आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट की मदद से। तो फिर अगर आपका क्लोज पाथ में अगर लाइन इंटीग्रल 0 आ रहा है, तो हम बोलेंगे दैट वेक्टर फील्ड इज लैमिलर वेक्टर फील्ड आएगी। एंड पे हमने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखी, ताकि हमें थोड़ा सा अंदाजा हो सके कि इसके न्यूमेरिकल कैसे हमारे पास आएंगे, हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह बकिया फिर कल देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।